हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक रैपिड फायर सीरीज़, जिसमें कि आपको देखने को मिलेंगे साइंस, जीके और रीजनिंग के टॉप लेवल के क्वेश्चंस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और आपका स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ है कि टिंडल प्रभाव इनमें से किसके कारण होता है, यानी कि ये जो टिंडल इफेक्ट की घटना होती है वो किस कारण से होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि हमारी ये एक रैपिड फायर सीरीज़ होने वाली है तो इसमें मैं जो है आपको सिर्फ आंसर बताने वाला हूँ। तो देखिए, टिंडल प्रभाव की जो घटना होती है ये आपकी होती है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि स्क्रैचिंग ऑफ लाइट के कारण। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है दोस्तों, साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर के आया है वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी एग्ज़ाम, जिसमें कि आप लोगों को देखने को मिलेगा डेली फ्री लाइव टेस्ट, 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस, इसके साथ ही एनडीए के लिए एसएसबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन और बहुत सारा ढेर सारा स्टडी मटेरियल और डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ में अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स। और इसके साथ ही जो है 2 नए बैच भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि आपके होने वाले हैं अग्नि एनडीए और आज़ादी एनडीए। तो अगर आप लोग इन कोर्सेस में इनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों को सिंपली जो है अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद में आपको उसमें रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप लोग उसमें रजिस्टर कर लोगे आपसे पूछा जाएगा चूज़ कोर्स। तो कोर्स में जो है आपको डिफेंस की कैटेगरी में एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन, तो आपको जो है वहाँ से एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर लेना है। और सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर लेने के बाद में आपको रेफरल कोड में दोस्तों जो है डिफेंस पॉइंट ज़रूर से डाल देना है, जिससे कि अच्छा खासा डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन कोर्सेस में इनरोल कर सकते हो। तो और अगर आप लोग कॉम्बो प्लान के लिए रजिस्टर करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। ठीक है, यानी कि भारत में जो है इनमें से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू नहीं की गई थी ये बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्थायी बंदोबस्त, रैयतबाड़ी बंदोबस्त, महलबाड़ी बंदोबस्त या फिर दलहासा बंदोबस्त। तो देखिए, दलहासा बंदोबस्त जो है ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है, इस भू राजस्व व्यवस्था को भारत में लागू नहीं किया गया था। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दलहासा बंदोबस्त। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है या फिर क्या कहलाता है। ठीक है, समाधि स्थल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके, वो मैंने आपको जीके के सेक्शन में पहले ही कवर करवा दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, उसकी लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल पूछा है तो समाधि स्थल को जो है जाना जाता है चेत्रा भूमि के नाम से। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, चेत्रा भूमि, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का उन्मूलन संबंधी अधिनियम बताया था। ठीक है, यानी कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने कि दास प्रथा के उन्मूलन संबंधी अधिनियम को जारी किया था। ऑप्शंस दिए गए हैं लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड रिपन। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है दास प्रथा का उन्मूलन संबंधी अधिनियम बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि अमोनिया का उपयोग निम्न में से किस में नहीं किया जाता, यानी कि अमोनिया जो होता है उसका उपयोग इनमें से किस चीज़ में नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं अमोनियम लवण बनाने में, अश्रु गैस बनाने में, यानी कि जो टीयर गैस होती है उसके निर्माण में, बर्फ़ बनाने में या फिर संचालक बैटरी के निर्माण में।
तो देखिए अमोनिया जो होता है उसका निर्माण संचालक बैटरी बनाने में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है और क्योंकि आपके केमिस्ट्री के 1-2 टॉपिक बनते हैं एग्जाम में तो इन क्वेश्चन को जो है यहाँ पर ऐड किया गया है और यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो इनमें से किसका वर्णन नहीं करता है। ठीक है, यानी कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल डज नॉट डिस्क्राइब, ऑप्शंस दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, नाभिक की उपस्थिति, परमाणु का स्थायित्व या फिर परमाणु के आवेश को। तो देखिए जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है वो आपके परमाणु के स्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु का स्थायित्व। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि अनुच्छेद 53 यानी कि जो आर्टिकल 53 है ये आपके राष्ट्रपति से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रपति से जो है इसका किस प्रकार से लेना देना है। ऑप्शंस दिए गए हैं राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आर्टिकल 53 जो है उसमें बताया गया है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ। और दोस्तों साथ ही में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि टेलीग्राम पर जो है लगातार क्विज आपके चल रहे हैं, वहाँ पर जो है मैं आपको डेली 200-300 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम पर जुड़े हुए नहीं हो और क्विज को अटेंड नहीं कर रहे हो तो टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और इसके अलावा अगर लिंक काम नहीं करती है तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर के सिंपली सर्च कर सकते हो @Navy MR एग्ज़ाम लिख करके, जिससे कि आप लोगों को हमारा ग्रुप मिल जाएगा। उसमें 8,500 से 9,000 कैंडिडेट्स जो है ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि कौन सा जो है वो एक फंडामेंटल राइट जो है नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्वेश्चन जो है आपका एनडीए और एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुका है, तो काफ़ी स्पेशल हो जाता है आपके लिए भी। तो कौन सा जो है इनमें से एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो है आपका एक फंडामेंटल राइट नहीं है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनता है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज़ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप या फिर लक्षद्वीप। तो देखिए भारत का जो दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट है ये आपके अंडमान और निकोबार द्वीप पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन जो है दिया गया है कि भारत का वह राज्य कौन सा है जिससे कि होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो आपका नाविक का लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि नाविक 02-2021 बैच, उसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चन कर्क रेखा से एक पूछा गया था। तो यहाँ पे जो है कर्क रेखा से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। तो वह राज्य बताना है जिससे कि होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शंस दिए गए हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है झारखंड। झारखंड राज्य से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन जो है आपके लगभग सभी एग्जाम्स में आ चुका है और काफ़ी इजी क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा जो है वो कौन सी है। ठीक है, भारत और चीन की बात हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली जो रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो राइट आंसर जो है हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से जो है क्वेश्चन फॉर यू में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बनता है और इसका राइट आंसर जो है दोस्तों क्या होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा जो है वो कौन सी रेखा कहलाती है। इसका जो भी आपका राइट आंसर होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये जो है क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा जो है वो सबसे ज़्यादा छोटी है। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शंस देखते ही पता चल जाना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं गोवा, केरल, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए गोवा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रॉकेट जो है वो इनमें से किसके सिद्धांत के ऊपर काम करता है। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार करवा के रखा है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रॉकेट जो है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है यानी कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम, उसके ऊपर काम करता है एक रॉकेट। ठीक है, तो राइट आंसर जो है हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पर बोला गया है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। ठीक है, काफ़ी स्पेशल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको जो है ध्यान से देखिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार जो है भारत के किस राज्य में है। ऑप्शंस दिए गए हैं कर्नाटक, केरल, असम या फिर आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में जो है आपके विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है जो कि हमारे भारत देश में है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन में बोला गया है कि आवर्धक लेंस जो है वो वास्तव में क्या होता है। ठीक है, आवर्धक लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो रियल में होता क्या है, तो ये जो है एक प्रकार का उत्तल लेंस ही होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है वो इनमें से किसके साथ में है। देखिए दोस्तों, वाद्य यंत्र के जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं और उनके रिलेटेड जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, इसके रिलेटेड भी मैंने आपको जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करवा दिए हैं। और अगर आपको नहीं पता है, इंडिविजुअल वीडियो आपने नहीं देखा है, तो उसके लिंक भी जो है आपको मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। हरिप्रसाद चौरसिया का नाम आया है तो आपको पता चलना चाहिए कि ये जो है आपके बांसुरी से संबंधित है। ठीक है, बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। एयरफोर्स एग्जाम में आ चुका है तो आपके लिए भी स्पेशल हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन जो है पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन से वन जो है जिनकी भारत में प्रचुरता है। ऑप्शंस दिए गए हैं पतझड़ वन, कटीले वन, पर्वतीय वन या फिर सदाबहार वन। तो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले जो वन हैं वो आपके हैं पतझड़ वन। ठीक है, तो राइट आंसर जो है हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पतझड़ वन। क्लियर हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको काफ़ी बार करवा के रखा है, लेकिन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बार बार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैंने जो है इसको फिर से ऐड किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो है वो किसने शुरू किया था। ठीक है, तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि स्पेशल क्वेश्चन हो जाता है। तो भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो है वो शुरू किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा। ठीक है, जेम्स हिक्की के द्वारा जो है फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में लॉन्च किया गया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ पर बोला गया है कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये जो है हमारे बिहार में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। क्लियर है। चलिए तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। सरिस्का पक्षी विहार, तो ये जो है आपके राजस्थान में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, चलिए
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, और ये क्वेश्चन जो है बहुत शानदार क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी बार जो है एग्जाम्स में आता है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन को जो है इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है, यानी कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसका एक अदर नेम क्या है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं, भारत को आज़ाद करो, करो या मरो, अगस्त क्रांति, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का जो एक अन्य नाम है वो आपका हो जाएगा अगस्त क्रांति, यानी कि अगस्त रिवॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। आपको पता होगा कि पदार्थ की प्रकृति यानी कि जो नेचर ऑफ एटम टॉपिक है ये आपके सिलेबस में आपको दिया गया है, और ये क्वेश्चन आपका वहीं से बनता है। तो एक ही प्रकार का परमाणु जो होता है ये आपके प्राकृतिक तत्व में पाया जाता है, यानी कि नेचुरल एलिमेंट्स में। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तत्व। जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, सारे जो है आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो इनको जो है स्किप बिल्कुल नहीं करना है, आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना है। और आपका जो भी स्कोर बनता है आपको ईमानदारी के साथ में जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और साथ ही जो है आपकी प्रिपरेशन लेवल कैसी चल रही है, कहाँ पे जो है आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये भी आप लोग बता सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, ठीक है, कोई भी जो है दो शुद्ध पदार्थ है उनके विचार मात्र के संयोग से, ठीक है, और उनको निश्चित अनुपात में मिला देने से बना हुआ जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर ठोस। तो इसके लिए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है कंपाउंड, यानी कि यौगिक जो है इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जल एक यौगिक होता है क्योंकि, यानी कि वाटर इज़ ए कंपाउंड बिकॉज। ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, क्योंकि ये ठोस, द्रव और गैस, यानी कि तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस कारण से। या फिर ऑप्शन नंबर बी, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, इस कारण से। या फिर ऑप्शन नंबर सी कि इसमें जो है रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी कि यह रासायनिक स्थानों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि जल जो होता है इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो H2O जो है ये आपका फॉर्मूला होता है जल का। तो इसमें जो है भाई आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो है दो रासायनिक बंधों से जुड़े हुए भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, इस कारण से जो है जल एक यौगिक है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है, यानी कि इनमें से क्या एक जो है वो आपके परमाणु क्रमांक को सबसे सही तौर पे बताता है। तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वही आपकी होती है परमाणु संख्या, ठीक है, यानी कि परमाणु का क्रमांक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, और आपको जो है एग्जाम में स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो इस टॉपिक को जो है आप लोग इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और आपको जो है साथ ही में ओलंपिक के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी चेकआउट कर लेना है। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि कोपा कप जो है वो इनमें से किस खेल के साथ में संबंधित है। कोपा कप, तो ये जो है आपका रिलेटेड है फुटबॉल के साथ में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27, और यहाँ पर बोला गया है कि वेलिंगटन ट्रॉफी, ये क्वेश्चन जो है आपके नेवी के एग्जाम में आ चुका है, नेवी एमआर के एग्जाम में, तो स्पेशल हो जाता है भाई लोग, काफ़ी स्पेशल आपके डीबी के लिए। देखिए वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वो इनमें से किस खेल के साथ में संबंधित है। ऑप्शंस दिए गए हैं, घुड़दौड़, हवाई दौड़, नौकायान या फिर मोटर रेस। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलिंग या फिर नौकायान। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फुलकारी जो है वो कहाँ की लोक कला है, ठीक है, या फिर फुलकारी लोक कला जो है वो कहाँ पर प्रचलित है। ऑप्शंस दिए गए हैं, गुजरात, बिहार, हरियाणा या फिर आंध्र प्रदेश। तो हरियाणा में जो है वो फुलकारी लोक कला काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 और यहाँ पर बोला गया है कि यक्षगान नामक लोक नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। यक्षगान, तो यक्षगान जो है ये आपके कर्नाटक से रिलेटेड है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि BIRD यानी कि बर्ड का रिलेशन जो है वो WIRY के साथ हो तो रेन का जो है किसके साथ में होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम यहाँ पर कि बर्ड का रिलेशन WIRY के साथ में किस प्रकार से है। तो मैं यहाँ पे आपके लिख लेता हूँ BIRD और यहाँ पे बोला जा रहा है इसका संबंध जो है वो WIR और Y के साथ में है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि D के ऑपोजिट जो है अल्फ़ाबेट में आता है W। ठीक है, उसी प्रकार I के ऑपोजिट जो है अल्फ़ाबेट में आता है R। ठीक है, और I के ऑपोजिट हो जाएगा R और B के ऑपोजिट हो जाएगा Y, यानी कि ये जो है एक आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट लिखे गए हैं। तो इसी प्रकार से जो है हम लोग लिखेंगे रेन को, तो रेन के लिए क्या हो जाएगा देखिए RAIN। ठीक है, हम लोग यहाँ से N से शुरू करते हैं, तो N के ऑपोजिट जो है आपका आता है M। I के ऑपोजिट क्या आता है, तो I के ऑपोजिट अल्फ़ाबेट में आता है आपके R। फिर A के ऑपोजिट क्या आता है, तो A के ऑपोजिट आता है आपका Z और R के ऑपोजिट फिर से आपका आ जाएगा I। ठीक है, यानी कि MRZI से लिखा जाएगा। तो MRZI जो है आपको कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो है आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर C में। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर C। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। एनालॉजी से जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 और यहाँ पे जो है आपको एक सीरीज़ का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको यहाँ पे सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, सीरीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं। तो 8, 13, 17, 14, 19 और 23। इसके बाद में आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि इस सीरीज़ में हो क्या रहा है। तो सीरीज़ जो है वो 8 से 13 की ओर जा रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे +5 इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद में देखिए 13 से 17 की ओर, यानी कि फिर से +4 जो है इंक्रीज़ हो रहा है। फिर जो है यहाँ पे सीरीज़ देखिए 17 से 14 की ओर आ रही है, यानी कि यहाँ पे -3 हो रहा है। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे जो है 14 से 19 की ओर जा रही है, यानी कि फिर से +5 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 19 से 23, यानी कि +4 फिर से हुआ। यानी कि एक चीज़ आपको पता चली है कि +5, +4 और -3 करके जो है सीरीज़ आगे की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो है फिर से +5 आ गया है और यहाँ पे +4 आ गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो आपकी -3 की होगी। ठीक है, और 23 में से जो है हमको यहाँ पे -3 करना है, यानी कि 3 को जो है कम करना है। ठीक है, तो हमें जो है मिल जाएगा 20। तो अब देखिए 20 जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 20। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि इमेजिनेशन में दिए गए अल्फ़ाबेट्स के द्वारा जो है इनमें से कौन सा शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता। इमेजिनेशन आपको वर्ड दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं उनमें से जो है आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं जो कुछ वर्ड्स हैं और उनमें से जो है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए पहला आपको दिया गया है नेशन। ठीक है, तो नेशन वर्ड जो है ये आपका इमेजिनेशन से बनाया जा सकता है, क्योंकि नेशन में आने वाले सारे अल्फ़ाबेट जो है आपके इमेजिनेशन में मौजूद हैं। ठीक है, उसी प्रकार से गोट भी जो है ये भी आपका बनाया जा सकता है इमेजिनेशन से। लेकिन आपका जो थर्ड ऑप्शन में दिया गया है मैजिक, ठीक है, क्योंकि मैजिक में देखिए MAGI ये चारों अल्फ़ाबेट जो है आपके इमेजिनेशन में मौजूद हैं, लेकिन सी जो है ये आपका इमेजिनेशन में नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 और ये जो है आपको यहाँ पर एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि BD का भाई है, DE की बहन है, EF का भाई है। तो आपको बताना है कि F जो है ये B से किस प्रकार से संबंधित है।
तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि बी जो है ये आपका डी का भाई है। यहाँ पर एरो मैंने बराबर में इसलिए खींची है क्योंकि यहाँ पे सेम जनरेशन की बात हो रही है। बी जो है भाई है डी का, ठीक है, यानी कि मैं जो है बी के ऊपर प्लस लगा देता हूँ क्योंकि ये मेल है। उसके बाद में बोला गया है कि डी जो है ये ई की बहन है, तो सेम जनरेशन में फिर से चलेगी, और डी जो है वो बहन है ई की, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ क्योंकि डी जो है वो एक फीमेल है, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है कि ई जो है वो एफ़ का भाई है, फिर जो है ई ये आपके एफ़ का भाई है, तो ई जो है फिर से प्लस हो जाएगा। अब एफ़ के बारे में नहीं बताया गया है कि ये क्या है, मेल है या फिर फीमेल है, तो ये जो है हमें नहीं पता है कि एफ़ क्या है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एफ़ का जो है वो बी से क्या रिलेशन है। तो अब देखिए बी, डी और ई एफ़ ये जो है चारों आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं, ठीक है। तो एफ़ जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है, तो या तो ये जो है इसकी भाई होगी या फिर बहन होगी, ठीक है। क्योंकि हमें जो है जेंडर क्लियरली नहीं बताया गया है कि इसका जेंडर क्या है, तो हम लोग जो है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आंसर में ऑप्शन नंबर सी, भाई या फिर बहन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को जो है हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और अगर हमें यहाँ पे जेंडर क्लियरली बताया गया होता कि ये जो है भाई है या फिर बहन है, तो हम लोग उस हिसाब से जेंडर को सिलेक्ट करते। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपके कोडिंग डिकोडिंग से। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मनीष को लिखा जाता है NZMRHS से, तो आपको बताना है कि मोहिनी को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि मनीष को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मनीष की स्पेलिंग जो है वो लिख लेता हूँ, ठीक है। और मनीष को लिखा जा रहा है NZMRH और S से। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको समझ आएगी कि M के ऑपोजिट अल्फ़ाबेट में आता है N, A के ऑपोजिट आता है Z, N के ऑपोजिट आता है M, I के ऑपोजिट जो है अल्फ़ाबेट में आता है R, और S के ऑपोजिट आता है H, ठीक है। यानी कि ये जो है आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट केस में लिखे गए हैं। तो इसी प्रकार से जो है मोहिनी को लिखा जाएगा। तो मोहिनी को जो है देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। M के ऑपोजिट आ जाएगा आपका N, O के ऑपोजिट आपका आ जाएगा L, H के ऑपोजिट जो है आपका आएगा S, उसी प्रकार से जो है A के ऑपोजिट Z, N के ऑपोजिट फिर से M, और I के ऑपोजिट R, ठीक है। तो ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है आपको लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर का दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है आपको मैंने शायद पहले भी करवा रखा है, और इसी टाइप के काफ़ी क्वेश्चन जो है मैंने आपको मिसिंग नंबर के चैप्टर में करवाए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर जो है आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है थर्ड फिगर में, ये जो है किसको रिप्लेस करेगा ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है। तो हमें जो है इसमें कुछ नंबर दिए गए हैं फिगर में, जैसे कि यहाँ 3, 2, 4 और 5, और बीच में दिया गया है 26। तो देखिए यहाँ पे ये जो नंबर दिए गए हैं बॉक्स के अंदर, ये किस प्रकार से आ रहे हैं हम सबसे पहले ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर 1 को उठाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इस 4 और 5 को आपस में गुणा करूँ, ठीक है, और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूँ 3 और 2 को गुणा करके, यानी कि ये जो दिए गए हैं 3 और 2, इनको आपस में गुणा कर दूं, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा। 4 पंजे 20 और 3 दूनी 6, ठीक है, यानी कि 26 जो है टोटल होता है। तो ये जो है 26 हमें यहाँ पे अंदर दिया हुआ है। तो आपको समझ आ गया कि किस प्रकार से जो है हम लोग इसको फिगर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं सेकेंड फिगर, और यहाँ पर बोला गया है 6 × 5, और प्लस कर लेते हैं हम लोग 4 × 3, ठीक है। देखिए कितना आएगा, तो ये आपका मिल जाएगा 42। आपको समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से जो है हम लोग थर्ड फिगर के साथ में करेंगे। तो 4 × 5 और प्लस करेंगे 6 × 7, तो देखिए हमें यहाँ पे जो है मिलेगा 62, ठीक है। और 62 जो है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी 62, यानी कि 62।
तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे और आज का हमारा जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इन क्वेश्चंस की PDF जो है आप लोगों को कल तक टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।